जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको कक्षा 11वीं के लिए है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो पहला लेसन है संविधान निर्माण, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और प्रतिदिन जो होगी वो आपको क्लासेस जो होगी वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा पहला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, इसे समझिए। देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है इसकी अध्यक्षता जो है वो आपको किसने किया। तो देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन जो आपका सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी जो कह रहा है वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी। तो देखिए, तो कुछ प्रारंभिक बैठक है उसको आपको याद रखना है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपको 9 दिसंबर 1946 को, वहीं अगर सेकेंड बैठक की बात की जाए, दूसरी बैठक की, तो आपको 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। वहीं आपको तीसरी बैठक जो है संविधान सभा की वो आपको 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कैसे किए थे, तो वो आपको अस्थायी रूप से कैसे किए थे, अस्थायी रूप से, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता जो किए थे कौन किए थे, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कब किए थे, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। फिर यहाँ से 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, देखिए इस डेट को याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या होता है कि आपको संविधान सभा का जो होता है वो आपको अस्थायी अध्यक्ष जो होता है वो आपको चुन लिया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे, तो क्या कहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है और थोड़ा सा याद रखिएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में क्या याद रखेंगे, इन्होंने 1922 में क्या किए थे जानते हैं कि आपको मतलब कि संविधान की मांग जो किए थे, इस चीज को आपको याद रखना है। और लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में आप क्या याद रख सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यह भारतवर्ष का अंतिम वायसराय था। क्या था, भारत वर्ष का क्या था, यह आपको अंतिम वायसराय था। क्या था, अंतिम वायसराय था। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतवर्ष के अंतिम वायसराय कौन थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा, तो 11 दिसंबर 1946 को। तो ऐसे चीजों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या पहली बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको एक नंबर प्रश्न जो होंगे वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे, ताकि आपकी समस्या का हम हर संभव जो है समाधान कर सके। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, समझिएगा प्रश्न को। कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब आपसे संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में क्या है कि आपको पूछा जा रहा है। प्रश्न को देखिए बढ़िया से, ठीक है ना। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें कब चुना गया था, अभी बताए थे 11 दिसंबर 1946 को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें पूछा जाता कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी फिर भी हम क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो ऐसे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग भारतीय विदेश नीति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय विदेश नीति। तो साथियों, इसे आपको याद रखना होगा कि भारतीय विदेश नीति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, पंडित नेहरू को। दूसरी बात, एक चीज और याद रख सकते हो, क्या जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के क्या थे जानते हैं, कि आपको प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। फिर अगला जो है इसमें और ऑप्शन है जिसे आप देख लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये जो थे आपको प्रारूप समिति के क्या थे जानते हैं, कि आपको अध्यक्ष थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या कहोगे जानते हैं, डॉक्टर बी आर
अम्बेडकर। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रारूप समिति इसका गठन कब होता है, तो आपको 29 अगस्त 1947 को क्या होता है कि इसका गठन होता है प्रारूप समिति का। और यह प्रारूप समिति जो होती है वो आपको 21 फरवरी, ठीक है ना, 1948 को अपनी रिपोर्ट जो होती है संविधान सभा को देती है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे कि प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट कब दिया था, तो याद रखिएगा 21 फरवरी 1948 को। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जो थे वो आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन, क्या है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को क्या होता है जानते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके जो जन्मदिन पे मनाया जाने वाला जो आपको मतलब उसको क्या कहते हैं दिवस जो है, वो आपको क्या जानते हैं, राष्ट्रीय बाल दिवस। क्या है, राष्ट्रीय बाल दिवस। देखिए, और ये सब क्वेश्चन सब आपको मतलब माइनर क्वेश्चन सब ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके बारे में याद रखिएगा कि इनको हम लोग अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। और साथ साथ इनको जो है वो आपको क्या जानते हैं, देश रत्न भी जो है यह उपाधि दिया गया था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इन्हें जो है महार का महात्मा कहा जाता है, ठीक है ना, और इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और संविधान सभा में जो इनका निर्वाचन हुआ था ना, वो आपको कहाँ से हुआ था जानते हैं, तो वो आपको आरंभ में पूर्वी बंगाल से, और बाद में जो इनका निर्वाचन होता है साथियों, वो आपको कहाँ से जानते हैं, तो आपको बंबई से। तो इन चीजों को याद रखना है। ये जो देख रहे हैं आपको 2 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अभी बताया है। देखिए ऑप्शन देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उसके बाद कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है ना। यह आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं प्रारूप समिति, इसके कई सारे नाम है, इसे भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रारूप समिति बोले तब, या आपको मसौदा समिति बोले तब, देखिए सबको याद रखिएगा। जब हम रेलवे एएलपी का एग्जाम दिए थे तो उसमें यह प्रश्न पूछ दिया गया था, क्या जानते हैं कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया था जानते हैं, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा पांडु लेखन समिति। क्या पूछा जाएगा, पांडु लेखन समिति, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं पांडु लेखन समिति, प्रारूप समिति, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मसौदा समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, ठीक है ना। तो देखिए तीनों का सेंस जो है वो आपको एक ही है। क्या है, एक ही है। तो बाबा साहब जो थे वो आपको क्या थे जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसी प्रारूप समिति को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं, तो आपको ड्राफ्टिंग कमेटी क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसी को क्या होता है कि आपको बोला जाता है, ठीक है ना। किसको जानते हैं, प्रारूप समिति को। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या पूछेंगे तो याद रखिएगा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी वो आपको 7 थी। वो भी कैसे था, आपको अध्यक्ष को लेकर थे। देखिए इसके सदस्यों में कुछ लोगों का नाम याद रखिएगा, जैसे देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, तो ये तो खैर क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो क्या कहेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, क्या है, अम्बेडकर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है दूसरा वो कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा अलादी, क्या है, अलादी कृष्णा, ठीक है ना, स्वामी, क्या कहेंगे जानते हैं, अय्यर, क्या है, अय्यर। उसके बाद है आपको एन गोपाल स्वामी आएंगे। देखिए कुछ लोगों का नाम याद रखिएगा, एन गोपाल स्वामी, क्या कहेंगे, एन गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मोहम्मद सादुल्ला, क्या है, मोहम्मद सादुल्ला। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। मोहम्मद सादुल्ला, क्या है, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है ना। इसके अलावा आपको के मुंशी, क्या है, के मुंशी के अलावे जो है आपको एन माधवराव और बीटी कृष्णामाचारी, ये सभी लोग जो थे प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको सदस्य थे। तो यहाँ से डायरेक्ट याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे, क्या कहेंगे जानते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, ठीक है ना। फिर यहाँ से है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनके बारे में याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपको संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे,
संचालन समिति के थे। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। के मुंशी जो है वो आपको प्रारूप समिति के सदस्य थे। अलादी कृष्णा स्वामी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ये जो आप देख रहे हैं संविधान की प्रारूप समिति, या इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो साथियों क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको ये सारे चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके जहां दिक्कत हो आप बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। देखिए ऑप्शन ए दे रहा है मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार योजना, ठीक है ना। क्या है, मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार योजना। उसके बाद कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार योजना, ठीक है ना। उसके बाद है कैबिनेट मिशन योजना। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना वह कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न आएगी कि बताइए कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी। तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को। और यह जब भारत आया था तो इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य थे। क्या थे, दो उद्देश्य थे। पहला था आपको संविधान का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना। देखिए याद रखिएगा संविधान का क्या करना, तो आपको निर्माण करना है, ठीक है ना। और दूसरा जो था वो आपको क्या था जानते हैं, अंतरिम सरकार का गठन करना। क्या करना, अंतरिम सरकार का क्या करना जानते हैं, गठन करना। क्या करना, गठन करना। तो यही आपको क्या था जानते हैं कि ये जो देख रहे हैं आप क्या मतलब कि कैबिनेट मिशन योजना, इसका यह क्या था कि दो मुख्य उद्देश्य था। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो संविधान सभा गठित हुआ था उसमें टोटल आपको 389 सदस्य होने थे, जिसमें से आपको 296 जो था वो आपको ब्रिटिश भारत से, इसको भी आपको याद रखना, कहां से आना था, ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य। और 93 सदस्य जो था वो आपको देशी रियासतों से आना था। तो इन चीजों को भी आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा, क्या देखिए प्रश्न को समझिए, यहाँ से क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित जो आपको संविधान सभा थी, ठीक है ना, उसमें टोटल कितने सदस्य होने थे। तो क्या कहोगे, 389। और इस 389 में से क्या था, ठीक है ना, कि 296 जो था कहां से आना था, तो आप कहोगे ब्रिटिश भारत से। और 93 सदस्य जो था वो आपको देशी रियासतों से जो था वो आपको आना था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो पूछे जाएंगे कि कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य आए थे। तो याद रखिएगा कि आपको 3, ठीक है ना। नाम याद रखिएगा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है ना, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं 4 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, देखिए कह रहा है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव जो है किसने पेश किया था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन जो है वो आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन जो है हम दे देते हैं। जैसे देखिए ये इसको काट कर एक नया ऑप्शन दे देते हैं। जैसे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए आप लोग अपने से बताइएगा, ठीक है ना। पंडित जवाहर लाल क्या कहेंगे जानते हैं, नेहरू। क्या है, नेहरू। उसके बाद जो हो जाएगा आपको ये जो बी नंबर ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए आप ऑप्शन को यहाँ से देखकर और इसका आंसर दे सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं इधर सी नंबर, ठीक है ना। सी में हम कर देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है, सरदार वल्लभ भाई, क्या कहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद जो है आपको चौथा जो है वो यहाँ पर हम दे देते हैं आपको के एम पनिक्कर। क्या है, के एम पनिक्कर। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्या है, याद रखना है। देखिए अब यहाँ से आप लोग हमें बताइएगा क्या जानते हैं। अब यहाँ से प्रश्न को समझिए पहले। संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने जो था वो आपको पेश किया था। यह आपका क्या है, प्रश्न है। क्या है, प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से जो है इसका आंसर जो है आप दे सकते हो। क्या है, दे सकते हो, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी कह रहा है के एम पनिक्कर, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो जाएगा आपको ऑप्शन ए, क्या जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में और भी कुछ काम जो थे वो आपको किए थे। तो ये कौन कौन काम किए थे ये समझिए। तो इन्होंने जो था सबसे बड़ा चीज कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव भी पेश किए थे। क्या किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या पेश किया गया था, तो याद रखिएगा संविधान के मूल आदर्श। क्या है, संविधान के जो आपको मूल आदर्श है, यह मूल आदर्श कब पेश किया गया था जानते हैं। तो संविधान के मूल आदर्श जो है वो आपको संविधान सभा में जो
पेश किए गए थे उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से 13 दिसंबर 1940 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। इन्हें संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति क्या था कि आपको चुना गया था। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। तो इनसे क्या चीज आप याद रखिएगा, तो इनके जन्म दिवस पर जो होता है 31 अक्टूबर को जो होता है राष्ट्रीय, क्या कहेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। केएम पनिक्कर, तो याद रखिएगा केएम पनिक्कर को संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा क्या था जानते हैं, सरदार की उपाधि दिया गया था। क्या दिया गया था, सरदार की उपाधि, ठीक है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके द्वारा, तो कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली थी ना साथियों, याद रखिएगा, वह आपको किसके द्वारा जानते हैं, तो बारडोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी के द्वारा जो था वो आपको दिया गया था। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आगे होंगे। तो ये जो 5 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगर आप लोगों को किसी प्रकार के कोई प्रश्न जो है अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे। जब तक आप नहीं बताओगे आपकी समस्या का हम कैसे समाधान कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी दिखते हो, जो भी समस्याएं हो, आप हमें बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या करा है इसे हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है ना। देखिए करा है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था। देखिए थोड़ा सा प्रश्न जो था उलट आ गया था, तो यहाँ पे समझिए। ऑप्शन ए करा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका आंसर अभी जस्ट बताएं, क्या जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं आपको 6 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बारे में ज्यादा एनालिसिस इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट जो है इसको हम क्या कहें कि आपको बताएं। हाँ, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आपको क्या है, तिरंगा है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है बताइए, तो तिरंगा है। और इस तिरंगा के डिजाइन को जो तैयार किए थे वो आपको पिंगली वेंकैया ने, कौन तैयार किए थे, पिंगली वेंकैया, क्या कहेंगे, पिंगली वेंकैया ने इस तिरंगा के जो आपको डिजाइन है उसको क्या किए थे, तैयार किए थे। देखिए ये पिंगली लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों को जो है पिंगली नजर आता नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए नहीं नजर आता है तो आप इसे देख लीजिएगा, अब नजर आएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, तो पिंगली क्या है, पिंगली वेंकैया के द्वारा जो था क्या था जानते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो था वो आपको तैयार किया गया था। और इस राष्ट्रीय ध्वज के जो प्रस्ताव है इसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को क्या किया था कि आपको अपनाया था। तो ऐसे चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा जानते हैं कि भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है, तिरंगा। तिरंगा के डिजाइन को किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है ना। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा जो अपनाया गया था कब, तो 22 जुलाई 1947 को। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को हम लोग माहर का महात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, माहर का महात्मा के नाम से भी क्या कहते हैं, किनको जानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को आधुनिक मनु कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक मनु के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। और एक खास बात, सबसे बड़ी चीज कि इन्हें भारतीय संविधान का क्या होता है जानते हैं कि आपको पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का क्या कहेंगे, भारतीय संविधान का, ठीक है ना, आपको जनक क्या है, जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जो जनक है वो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से याद रखना है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को वीडियो अच्छे से दिख रही है नहीं दिख रही है, आप लोग कमेंट करके क्या करोगे, बताओगे, ताकि हम इसमें और भी ज्यादा जो है जो भी चीज इंप्रूव होने वाला हो उसको हम क्या करेंगे कि आपको इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है ना, आपको पृथक निर्वाचिका के पक्ष में किसने जोरदार ढंग से क्या किया था कि आपको मांग रखा था, ठीक है ना, मतलब कि पृथक निर्वाचिका के पक्ष में, ठीक है ना, मतलब अलग। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर बी पोकर बहादुर, बेगम एजाज रसूल, आरबी मतलब क्या है कि आपको घुलेलकर, ठीक है ना। इसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या जानते हैं, डॉक्टर
वी पोकर बहादुर ने, ठीक है ना, इन्होंने ही मांग को क्या किया था कि आपको रखा था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको क्या किया जाए, जानते हैं कि आपको जो पृथक निर्वाचिका है वो आपको दिया जाए। और पृथक निर्वाचिका को क्या जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यह आपको जहर के क्या है कि आपको समान है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना। और बेगम एजाज रसूल जो थी संविधान सभा की महिला सदस्य थी, क्या थे, संविधान सभा की महिला सदस्य। तो इससे भी आपको याद रखना है, संविधान सभा की क्या कहेंगे जानते हैं, महिला सदस्य। क्या है, महिला सदस्य कौन थे जानते हैं, बेगम एजाज रसूल। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी। तो आप याद रखोगे संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य की जो संख्या थी साथियों वो आपको 15 थी। कितनी थी, 15 थी, ठीक है ना। जैसे देखिए विजया लक्ष्मी पंडित हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा सोनिया नायडू हो गए, सुचेता कृपलानी हो गए, ठीक है ना, तो ये हंस मेहता हो गए, जी दुर्गाबाई हो गए, इसके अलावा एनी मैस्कुलिन हो गए, ठीक है ना। तो ये सब आपको ऐसी महिलाएं जो संविधान सभा के क्या थी कि आपको महिला सदस्य होने का इन लोगों को क्या है कि गौरव प्राप्त है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। और संविधान सभा में हिंदी को जो है आपको मतलब कि राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए जो था जोरदार ढंग से जो मांग उठाया था वो कौन उठाया था जानते हैं, तो आपको आरवी घुलेलकर ने। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 7 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताओगे ताकि आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का क्या करेंगे कि आपको प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने किया था। जस्ट अभी बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आरबी घुलेलकर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है जानते हैं, सही है। क्या है, सही है। डी में आपको दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी के बारे में कुछ चीज याद रख सकते हो क्या, जानते हैं कि इन्हें हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए महात्मा गांधी को बहुत सारे नाम से जानते हैं। इन्हें बापू भी कहा जाता है, इन्हें जो है आपको राष्ट्रपिता क्या है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, बापू हो गया, राष्ट्रपिता हो गया। इन्हें महात्मा के नाम से भी क्या कहते हैं कि जानते हैं, इन्हें आपको अर्धनग्न फकीर भी जो है वो आपको कहा गया, ठीक है ना। अर्धनग्न फकीर क्या है, अर्धनग्न फकीर। इन्हें जो है आपको जादूगर क्या है, जादूगर कहा गया। इसके अलावा इन्हें सदी का महापुरुष कहा गया। क्या कहा गया, सदी का महापुरुष कहा गया। इसके बाद जो है एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है ना, 6-7 उपाधि जो है इन्हें दिया गया है। जैसे कि इन्हें मलंग बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कि इन्हें मलंग बाबा क्या है, इन्हें मलंग बाबा भी जो है वो आपको कहा जाता है। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि गांधी जी को जो है कौन कौन सी उपाधि दी गई, तो क्या कहिएगा, बापू के, राष्ट्रपिता का, ठीक है ना, महात्मा का। तो देखिए यहाँ से थोड़ा एक चीज याद रखिएगा कि इन्हें बापू की उपाधि कौन दिए थे, तो आपको पंडित नेहरू ने कौन दिए थे, पंडित नेहरू, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। देखिए मतलब सारे चीजों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको देखना है। चलिए इन्हें राष्ट्रपिता जो कहते हैं कौन कहते हैं, तो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस। क्या कहेंगे, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे चीज भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद इन्हें महात्मा कहते हैं तो आपको कौन जानते हैं, तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर। कौन कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो था इन्हें महात्मा कहा गया था, ठीक है ना। इसके बाद है अर्धनग्न फकीर जो कि आपको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कौन कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। और यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, ठीक है ना। जादूगर जो है इसे कौन कहते हैं जानते हैं, मतलब इन्हें जानते हैं। तो जादूगर कहने वाले जो व्यक्ति थे इन्हें, वो थे आपको शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। सदी का महापुरुष जिनको कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। और मलंग बाबा जो है खुदाई खिदमतगार के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। फिर है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को हम लोग बापू के नाम से भी क्या कहते हैं, सॉरी जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू साहब, क्या है, जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है ना। तो इनको ना चाचा के नाम से जानते हैं और इन्होंने महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। तो ऐसे चीजों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 8 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको यानी कि आर वी घुलेकर, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जहां नहीं समझ में आती है आप कमेंट करके क्या करोगे, बताओगे, ताकि आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान कर सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर संविधान सभा में आम सहमति थी। तो देखिए कह रहा है
अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका पर इस पर नहीं था। क्या है? पृथक निर्वाचिका पर क्या है? संविधान सभा के सभी लोग जो थे वो एकमत नहीं थे। अल्पसंख्यकों की पहचान के क्या जानते हैं कि आपको प्रश्न पर, तो इस पर भी सभी लोग जो थे एकमत नहीं थे। उसके बाद है आपको हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने जाने के प्रश्न पर, इस पर भी सभी लोग नहीं थे। तो बचा एक ही, तो वो क्या हो जाएगा जानते हैं? सबों के लिए वयस्क मताधिकार, मतलब मताधिकार की व्यवस्था के प्रश्न पर। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वयस्क मताधिकार किसको कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कहेंगे कि एक निश्चित उम्र के क्या जानते हैं लोगों के मत देने के अधिकार को क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर भारत में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है वो आपको क्या है? तो साथियों, भारत में जो वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है वो आपको 18 वर्ष है, ठीक है ना। लेकिन पहले यह जो था 21 वर्ष था। क्या था? 21 वर्ष था। लेकिन संविधान में 61वां संशोधन जो हुआ था, ठीक है ना, 1989 में, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा जो है आपको वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? आपको 18 वर्ष। इसको भी याद रखिएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष में लागू हुआ था? यही आपका प्रश्न है। देखिए अच्छे से इसे आप समझेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान जो है, ठीक है ना, किस तिथि को और किस वर्ष में लागू हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है देखिए 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी आपका कह रहा है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1951 और ऑप्शन डी कह रहा है कि 26 जनवरी 1950। तो देखिए तो भारतीय संविधान जो है ना वो आपको 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको लागू हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी क्या कहेंगे जानते हैं? 1950। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था वो आपको अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था? संविधान अंगीकृत हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि संविधान कब अंगीकृत हुआ था। तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो 26 नवंबर 1949 को। दूसरी बात है इसी दिन हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्या कहते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और 26 नवंबर को ही हमारा संविधान जो है आंशिक रूप से क्या हुआ था? कि आपको लागू हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा आंशिक रूप से संविधान जो लागू हुआ था वो आपको 26 नवंबर 1949 को जो है वो आपको क्या हुआ था जानते हैं? लागू हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे। क्या आएंगे? एक प्रश्न और आएंगे कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 26 जनवरी को जो होता है ना वो आपको गणतंत्र दिवस, क्या है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे चीज सबको भी आपको याद रखना है। तो भारतीय संविधान कब लागू होती है? डेट के साथ याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। यानी डेट रहता है आपको 26 जनवरी और ये जो रहता है वो क्या रहता है? 1950 रहता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, लेकिन उससे पहले देखिए 10 का सही आंसर तो आपको डी हो जाएगा। देखिए और बार बार बोल रहे हैं, जहां भी आप लोगों को दिक्कत होती है साथियों आप कमेंट करके क्या करोगे? बताओगे, ताकि आपकी समस्या का हम समाधान कर सके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? अभी बताए थे आपको 13 दिसंबर 1946 को था। इस पर ज्यादा चर्चा करने की क्या है कि कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि शुरू में भी इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा किए थे। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या पेश किया गया था? तो आपको उद्देश्य प्रस्ताव क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। तो इन चीजों को याद रखना है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या पेश किया गया था ये भी प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो था वो आपको संविधान के मूल आदर्श क्या है? संविधान के जो आपको मूल आदर्श है, क्या है? मूल आदर्श। उस मूल आदर्श को क्या किया गया था? कि आपको पेश किया गया था। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो आपको स्वीकृति मिली थी, क्या मिली थी? स्वीकृति। वो आपको कब मिली थी? तो जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकृति मिली थी वो आपको 22 जनवरी, ठीक है ना, कितना को जानते हैं? 1947 को। तो ऐसे चीज भी आपसे पूछे जाएंगे। देखिए कि 13 दिसंबर को क्या किया गया था? कि आपको पेश किया गया था। और उसके बाद क्या होता है जानते हैं? 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या पेश किया गया रहता है? तो संविधान के मूल आदर्श। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, वह बाद में संविधान के प्रस्तावना का क्या होता है? कि आपको आधार बनता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखने आते हैं। टू द पॉइंट पे आते हैं। क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? तो आप क्या कहोगे? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है? देखिए
कह उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें से किसकी चर्चा नहीं है। देखिए, केंद्रीय कार्यपालिका का स्वरूप, ठीक है ना, केंद्रीय विधायिका का जो है आपको क्या जानते हैं स्वरूप, संविधान के मूल आदर्श, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में तनका गलती है। देखिए, कर उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें से किसकी चर्चा है, नहीं को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब जरा सा इसे पढ़िए क्या कह रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें किसकी जो है आपको क्या है चर्चा की गई, यही आपका प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान के मूल आदर्श, ठीक है ना। तो यानी कि 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। इस पर ज्यादा चर्चा हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न जो है अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें से किसकी चर्चा नहीं की गई है, क्या है नहीं की गई। तो देखिए, कह रहा है अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है महिलाओं की, ठीक है ना, पिछड़े वर्गों की, क्या है पिछड़े वर्गों की। तो देखिए, तो उद्देश्य प्रस्ताव में महिलाओं के बारे में किसी प्रकार का कोई चर्चा जो था वो आपको नहीं किया गया था। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या होगा समझना होगा, ठीक है ना। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया जाता है, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो आप याद रखोगे पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा जो होता है इसे पेश किया जाता है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन जान लीजिए इसका सही आंसर पहले तो क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया जाता है इसको भूलना नहीं है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा। और पंडित नेहरू जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये भी बात याद रखिएगा, 1947 से 1964 तक थे, ठीक है ना। और एक चीज और, लगातार 3 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले ये क्या है देश के पहले अब तक के पीएम है। तो इन चीजों को भी आपको साथियों अच्छे से याद रखना होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जरा सा बताइएगा आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है ना। चलो बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है ना, समझ में आ रही है या आपको नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आज थोड़ा सा ओवरलोड की वजह से जो है आपको लाइट जो है इधर उधर हो रही है, ठीक है ना। कल हम इसको क्या करेंगे कि सही ढंग से अरेंज करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, देखिए आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 बताए थे। और ये जो प्रारूप समिति इसका गठन क्यों किया गया था, तो एक लाइन में कहेंगे संविधान के प्रारूप पर क्या करने के लिए जानते हैं, संविधान के प्रारूप पर क्या है, प्रारूप पर विचार विमर्श, क्या कहेंगे विचार विमर्श करने हेतु, क्या है विचार विमर्श करने हेतु जो था वो आपको क्या हुआ था जानते हैं, कि आपको मतलब ये जो देख रहे हैं प्रारूप समिति उसका गठन किया गया था। तो याद रहेगा कि संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने हेतु इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। सदस्य की संख्या पूछेंगे तो इस पर हम चर्चा किए थे। सदस्य की संख्या आपको हो जाएगी 7, क्या हो जाएगी इसमें 7, मतलब कि प्रारूप समिति में जो टोटल सदस्य थे वो कितने थे जानते हैं, तो वह आपको 7 थे। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, क्या है आगे चलते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे मतलब प्रारूप समिति के, वो आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे क्या थे जानते हैं, तो आपको प्रारूप समिति के जो थे वो आपको क्या थे जानते हैं कि आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद कुछ चीज ऐसे है जिसे हम लोग क्या करेंगे कि आपको देखेंगे। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। देखिए कह रहा है 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना 2 वर्ष क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको 11 माह 18 दिन, मतलब कि 3 साल में क्या है कि आपको 12 दिन जो है वो आपको कम लगा था। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो देखिए ये संविधान बनकर तैयार कब होता है, तो आपको 26 नवंबर, ठीक है ना, 1949 को। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आती है कि इस दिन क्या संविधान लागू हुआ था, तो हाँ बिल्कुल लागू हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से। कैसे लागू हुआ था, आंशिक रूप से क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं मतलब क्या कि मतलब संविधान हमारा जो आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो क्या कहेंगे, तो आपको 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो आपको 16 अनुच्छेद, क्या है 16 अनुच्छेद। इस बात को भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से एक बात और आएगी, क्या जानते हैं कि 26 नवंबर के दिन क्या हुआ था, हमारे संविधान को जो था वो आपको अंगीकृत कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो देखिए तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों
कि आपको ये सारे चीज़ होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? और हमारा संविधान जो है कौन सा कब लागू होता है? तो कहेंगे आपको 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसे चीज़ सबको भी आपको याद रखना होगा। इसलिए 26 जनवरी को हमारे यहाँ जो होता है क्या मनाया जाता है जानते हैं? तो आपको गणतंत्र दिवस क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। तो उम्मीद है सारे लोगों को ये सभी चीज़ होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदाई। टेक केयर ऑल ऑफ यू।